हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन कि कार्बोनियम आयन कितनी प्रकार के होते हैं। तो स्थायित्व के आधार पर कार्बोनियम आयन दो तरह के होते हैं। एक है अल्पजीवी यानी शॉर्ट लिव्ड कार्बोनियम आयंस और एक है दीर्घजीवी यानी लॉन्ग लिव्ड कार्बोनियम आयंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पजीवी यानी शॉर्ट लिव्ड कार्बोनियम आयनों की, यानी कि हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक कार्बोनियम आयनों की। ये रहे एग्जाम्पल इसके, ये आप देख सकते हैं। मिथाइल कार्बोनियम आयन है, देन इथाइल कार्बोनियम आयन है। मिथाइल में तीनों H लगे हुए हैं कार्बन पे, इथाइल में एक CH3 और दो H लगे हुए हैं। देन ये आइसोप्रोपाइल है कार्बोनियम आयन, जो कि द्वितीयक कार्बोनियम आयन है। इस पर दो CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं और एक H लगा हुआ है। एंड देन टर्शरी ब्यूटाइल है, जिस पर तीनों CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये सभी के सभी एलिफेटिक कार्बोनियम आयन्स हैं और ये सभी के सभी शॉर्ट लिव्ड वाली कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वैसे तो इनका स्थायित्व का क्रम मैंने बता दिया है आपको कि इससे ज़्यादा स्थायी ये है, इससे ज़्यादा स्थायी ये और इससे ज़्यादा स्थायी ये। क्यों? वही बात पिछली वीडियो में जो मैंने बताई थी। एक तो कारण है हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा कारण है इसका इंडक्टिव इफेक्ट। मिथाइल ग्रुप का जो +I प्रभाव है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। आप वहाँ जाकर इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो स्थायित्व का क्रम ये है। तो वैसे तो इससे ज़्यादा स्थायी ये, इससे ज़्यादा स्थायी ये और इससे ज़्यादा स्थायी ये है, पर ओवरऑल यदि हम एरोमेटिक कार्बोनियम आयन से कंपेयर करें तो फिर ये कम स्थायी हैं, इसलिए इनको हम अल्पजीवी की कैटेगरी में रखते हैं। इनमें अनुनाद नहीं होता है, अनुनाद के कारण इनका स्थायित्व नहीं होता है। इनका स्थायित्व इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होता है और ये एरोमेटिक कार्बोनियम आयनों की अपेक्षा कम स्थायी है। इनका जीवन काल बहुत कम होता है। कम स्थायी है मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ये बनते हैं और फिर तुरंत ही आगे अभिक्रिया में अंतिम उत्पाद बना देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये ऑब्वियसली जब इनका जीवन काल कम होगा तो ये क्रियाशील ज़्यादा होंगे, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अब आता है दीर्घजीवी। दीर्घजीवी मीन्स लॉन्ग लिव्ड, जो थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। तो ये एरोमेटिक जो कार्बोनियम आयन है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। इनमें जो अनुनाद है वो स्थायित्व, इनका जो स्थायित्व है वो अनुनाद के कारण होता है। इनमें रेजोनेंस होता है, इनमें अनुनाद होता है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। तो इनका जीवन काल अपेक्षाकृत, लाइफ स्पैन जो होता है इनका कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? अल्पजीवी से। तो जब इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा तो इनको आइसोलेट भी किया जा सकता है, विलगित भी किया जा सकता है, अभिक्रिया में से निकाला भी जा सकता है और इनकी स्टडी की जा सकती है, इनके गुणों का अध्ययन भी किया जा सकता है। अब ये जीवन काल ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये कम क्रियाशील हैं, तो ये कम क्रियाशील होते हैं। और चौथा पॉइंट है कि इसमें ज़्यादातर इस कैटेगरी में एरोमेटिक कार्बोनियम आयंस आते हैं। देखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स। ये आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल्स हैं। ये तो मैंने एलिफेटिक कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन लिया है और ये तीनों एरोमेटिक हैं। कंपेयर किया है स्टेबिलिटी को, तो मिथाइल कार्बोनियम आयन में तीनों H होते हैं। यदि एक हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ये एरोमेटिक कार्बोनियम आयन हो गया। अब दो हाइड्रोजनों को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ये डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन हो गया। ये तो हो गया बेंजाइल कार्बोनियम आयन, ये हो गया डाईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। और यदि 3 फिनाइल ग्रुप लगा दें तो ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन। क्यों ये सबसे ज़्यादा स्थायी है, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे भी कम? कारण देखते हैं। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इनका जो स्थायित्व है वो अनुनाद के कारण होता है और जितनी ज़्यादा बेंजीन वाले होंगी अनुनाद उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहले वाले में एक बेंजीन रिंग है, दूसरे में 2 बेंजीन रिंग है, तीसरे में 3 बेंजीन रिंग है। तो मैं सबसे पहले तीसरे के बारे में बात करती हूँ। ये जो ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन है
उसमें कार्बन पे जो प्लस चार्ज है वो बताता है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहाँ रिंग में हम देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो अनुनाद में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन के पास जाने लगेंगे और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तब का जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो यहाँ हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ प्लस चार्ज आ गया। फिर इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट हो जाएंगे, इधर पाई इलेक्ट्रॉन, तो फिर प्लस चार्ज नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ आ जाएगा। फिर इस कमी को पूरा करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो बारी बारी से इस एक बेंजीन वलय में जहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हुए थे, 3 जगह पर, एक छोड़ के एक, 3 जगह पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक बेंजीन वलय की वजह से 3 अनुनादी संरचनाएं बन गई। ठीक वैसे ही दूसरी बेंजीन वलय भी अनुनाद में भाग ले सकती है। तो जिस प्रकार ये 3 संरचनाएं बनी हैं, उसी प्रकार यदि ये वाली वलय अनुनाद में भाग लेती है तो भी 3 संरचनाएं बनेगी। पहले यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ आएगा, फिर उससे नेक्स्ट में यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार ये जो तीसरी बेंजीन वलय है ये भी अनुनाद में भाग ले सकती है। तो 1 बाय 1 ये आप देखिए कैसे, पहले इस वलय ने लिया, अब इस वाली वलय ने, इस वाली रिंग ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, तो प्लस चार्ज पहले यहाँ, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से, पहले यहाँ प्लस चार्ज, फिर यहाँ प्लस चार्ज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रिंग पर। नेक्स्ट रिंग में हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव किए तो यहाँ प्लस चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव किए तो यहाँ प्लस चार्ज। कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम काउंट करें इन स्ट्रक्चर्स को तो टोटल 10 स्ट्रक्चर्स हैं। 3-3 स्ट्रक्चर तो हर बेंजीन वलय के लिए बने और जो अगला 10वां स्ट्रक्चर है वो कार्बन पे प्लस चार्ज वाला था। तो टोटल 10 अनुनादी संरचनाएं होने के कारण ट्राईफिनाइल मिथाइल कार्बोनियम आयन बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। और बाईफिनाइल में क्या हो जाएगा, डाईफिनाइल में कि 3 स्ट्रक्चर कम हो जाएंगे, तो टोटल 7 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। और जो बेंजाइल वाला था उसमें टोटल 4 अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू।